हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। अच्छा, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से आया और उसका क्या प्रभाव हुआ। ये इसके पहले वाले वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश भारत में अंग्रेजों का शासन था, जो कि बक्सर का युद्ध, इसके पहले प्लासी का युद्ध तथा बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ, और इसके बाद से जो भारत की शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई और यहाँ के जो राजा थे वो कठपुतली मात्र बनकर रह गए। अब एक टाइम ऐसा आया जब राजाओं के अंदर ये फीलिंग आई कि जो अंग्रेज हैं ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे जो शासन व्यवस्था है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसकी झलक पहली बार देखने को मिलती है जो भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया, जो कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 की क्रांति भी जिसे कहते हैं, उसमें पहली बार ये देखने को मिला कि जो भारतीयों के द्वारा किया गया प्रयास अंग्रेजों के खिलाफ पहला राष्ट्रवाद, एक तरह से यद्यपि इसमें पूरा देश हमारा एक नहीं था, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां के राजाओं ने, सैनिकों ने मिल करके एक ऐसा माहौल तैयार किया कि ये लगा कि राष्ट्रवाद की फीलिंग वहां से देखने को मिली। तो चलिए इसमें बात करें अगर कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें जो इसकी शुरुआत हुई, इसमें जो चर्बी युक्त कारतूस थे, जिसमें ये अफवाह फैल गई कि गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में लगी होती है और उसको दांत से काटना पड़ता था फायर करने के पहले। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मुस्लिम सिपाही थे और हिंदू सिपाही थे, दोनों में क्या था, दोनों में एक सुअर की चर्बी, जो कि इस मुस्लिमों में सुअर को अपवित्र माना जाता है और हिंदुओं में गाय को पवित्र माना जाता है, जो शाकाहारी थे हिंदू, उन सब के बीच ऐसी जो अफवाह फैल गई कि गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है कारतूसों में। तो सिपाहियों ने पहली बार यहाँ पर विद्रोह शुरू। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अपने दोस्त अधिकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और वहां पर फिर उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। जैसे ही खबर पता चलती है मेरठ के सैनिकों को, मेरठ में आकर के मेरठ के सैनिक भी विद्रोह कर देते हैं और वहां पर जो अधिकारियों को अपने गोली मार देते हैं या वहां से विद्रोह करके और दिल्ली आते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर रहते हैं, जिससे कमान संभालने के लिए सैनिक कहते हैं पर वो तैयार नहीं होते हैं। दिल्ली पर कब्जा करते हुए मेरठ के सैनिक यहाँ तक आ जाते हैं पर वो तैयार नहीं होते। बाद में बख्त खान उनका नेतृत्व संभालने के लिए तैयार होते हैं और दिल्ली में बख्त खान ने उनका लीडरशिप स्वीकार किया। इसके बाद ये जो आंदोलन है कानपुर में शुरू हो गया। नाना साहब कानपुर में थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी, ग्वालियर में तात्याटोपे में। ये कुछ ऐसे गढ़ थे जहां पर ये 1857 की क्रांति का क्षेत्र था। कुंवर साहब बिहार में थे। लेकिन ये इस जितने भी ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसमें जो भारतीय जो जनता थी उसका कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था, केवल सैनिक थे, राजा थे। और इस तरह से बड़े ही बहुत ही आसानी के साथ अंग्रेजों ने इन सारे इस आंदोलन को कुचल दिया, दबा दिया। लेकिन इस कुछ ऐसी जगह थी जहां पर अंग्रेजों को मात खाना पड़ा, अंग्रेज पराजित हुए या बहुत ही मुश्किल से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इससे अंग्रेजों के अंदर जो फीलिंग थी वो थोड़ी सी ये हुई कि भारतीय अब जाग गए हैं, वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तथा भारतीयों के अंदर ये फीलिंग आई कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। तो पहली झलक आपको दिखाई देती है राष्ट्रवाद की 1857 की क्रांति। ठीक है। दूसरा आता है 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत की रचना करना। वंदे मातरम गीत जो कि बाद में आप देखते हैं कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रवादी थे, जो देशभक्त थे, वो वंदे मातरम गीत गाते हुए आंदोलन शुरू कर देते थे। कभी भी कोई भी जैसे ही कोई आंदोलन शुरू हो, वंदे मातरम गीत गाया जाता था। इसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, जिसे
हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। ये एक रिटायर्ड जनरल थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा, ये एक सुरक्षा वाल्व की तरह इसका इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। ये समझा गया था कि ये अंग्रेजी शासन को बनाए रखने में मदद करेगी, लेकिन हो गया उल्टा। यह कांग्रेस 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर क्या था, भारतीय लोग इकट्ठा होते, आपस में चर्चा करते और सरकार की नीतियों का विरोध करते और उसके बारे में एक नई रणनीति तय करते। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों की जो चाल थी उसका जस्ट उल्टा हो गया और कांग्रेस एक जो भारतीय सिंबल, स्वतंत्रता का सिंबल बाद में बन गई। अब बात करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन। तो अगला जो फैक्ट आता है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक प्रस्ताव रखा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। प्रशासन की दृष्टि से बंगाल को हिंदू बहुल क्षेत्र और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा बंगाल में विरोध हुआ। पूरे बंगाल में शोक सभाएं की गई, जो अंग्रेजी सामान है उनकी होली जलाई गई, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधा और एक तरह से यूनिटी के रूप में उसे मनाया गया, एक त्योहार के रूप में मनाया गया। कर्जन फिर भी इसका बंटवारा कर दिया। अब बात करते हैं 1905 में भारत माता का चित्र बनाया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में भारत माता का चित्र बनाया और इस चित्र में उन्होंने जो लोक कथाएं हैं, जो साहित्य है, गीत है आदि, उसमें उसका सिंबल ये बन गया और इसमें ये एक शांत दैवीय आध्यात्म का जो दृष्टिकोण इसके उसमें भारत माता के चित्र से झलकता था। तो वो भी एक आज़ादी या राष्ट्रवाद, एक भारत माता या माँ का जो फीलिंग है वो यहाँ पर देखने को मिला और यह राष्ट्रवाद के लिए सहायक हुआ। बात करते हैं आगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसे आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना ढाका में की गई और ये भी राष्ट्रवाद में काफ़ी सहायक हुआ इसकी स्थापना। 1907 में कांग्रेस का विभाजन। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन है, सूरत में जो अधिवेशन हुआ वहाँ पर कांग्रेस के दो मत हो गए, एक गर्म दल एक नरम दल, और दोनों मतों में विरोध आपस में हो गया। तो उसके कारण कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल में थे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये मेन लीडर थे, और नरम दल में यशवंत बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, GK मेहता, ये सब नरम दल के प्रतिनिधि थे। ठीक है। और 1916 में फिर ये दोनों नरम दल गरम दल फिर से इकट्ठा हो गए थे, जिसमें जिन्ना, एनी बेसेंट और ये सब ने मिलकर के इसको फिर से पुनर्मिलन किया था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, कोलकाता को दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी इससे भी क्या हुआ कि जो अंग्रेजों की नीति है उससे भारतीयों को थोड़ा सा शंका उत्पन्न हुई कि कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया, क्योंकि उन्होंने क्या है राजधानी इसलिए बनाया कि पूरे देश में कब्जा किया जा सके और पूरे देश को अच्छे से हैंडल किया जा सके। सेंट्रल में पड़ता था इसलिए ऐसा किया गया। तो शासन करने की जो सुविधा की दृष्टि से उन्होंने ऐसा किया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ गया। तो इस प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने से क्या हुआ, सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, खर्च अत्यधिक हो ही रहा था तो सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर शुल्क बढ़ाया गया, वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण जनता बहुत परेशान हो गई। गाँवों से पकड़ करके नौजवानों को जबरदस्ती से भर्ती कराया गया, जिसके कारण गाँव में भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उत्पन्न हो गया और देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। और इसके बाद 9 जनवरी 1915 में गांधी जी की भारत वापसी हुई। गांधी जी भारत आए और भारत की स्थितियों का आकलन किया। उन्होंने जनता के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग, कुछ ये ऐसे अस्त्र हैं जिसके द्वारा हम भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। तो जनता ने उनके विचारों को सुना, सत्याग्रह का उद्देश्य प्राप्ति बताया, अहिंसा, धर्म और भारतीयों की जो एकता की बात की कि हम धर्म और अहिंसा के आधार पर भारतीयों के एक रहना चाहिए और एक रहकर ही वो अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो जनता इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई और इसके साथ साथ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। फिर 1916 में, जो कि नील कृषि का विरोध करना था,
चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण जो कि बिहार में है, यहाँ पर बागान जो मालिक थे वो किसानों से नील की खेती करवाते थे, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ के जो कृषि जो किसान थे बहुत परेशान थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसमें सक्सेसफुल रहे। आगे बात आती है 1917 में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह। किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया क्योंकि यहाँ पर फसल बर्बाद हो गई थी और इस प्लेग और महामारी के कारण लगान चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, सरकार जनता से टैक्स वसूल रही थी। जनता जो किसान थे वो उसको चुकाने में सक्षम नहीं थे। गांधी जी उस टैक्स को कम करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह अपनाया। यहाँ पर गांधी जी सक्सेस है। और इसके बाद 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया, जो अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद में एक मिल थी सूती कपड़ा में। उसमें क्या था कि प्लेग के कारण जो प्लेग का बोनस दिया जा रहा था किसानों कारीगरों को, लेकिन वो बोनस में कटौती कंपनी कर रही थी। गांधी जी ने क्या किया, जो मिल मालिक थे वो उस बोनस में कटौती कर रहे थे। गांधी जी ने कारीगरों की तरफ से सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह के द्वारा इसमें भी सक्सेस है। उनको जितना बोनस देना था उतना दिलाने में सक्षम हुए। और आगे बात आती है 1918 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। जब भारतीयों ने सोचा था कि स्पेशली गांधी जी की अगर बात करें कि उन्होंने सोचा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तो जो सरकार है वो क्या करेगी, स्वराज देने से नकार गई। उन्होंने सोचा कि हमें स्वराज मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने क्या किया, स्वराज देने का वचन नकार दिया और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। ऐसी स्थिति में भी वो टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। राष्ट्रीयता की भावना, इस वजह से क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना भारतीयों के अंदर डेवलप हुई। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश थे उनकी यूनिटी देखकर, उनमें राष्ट्रवाद की भावना देखकर भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। बात करते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट, जो कि जिसे कि काला कानून करते हैं। 1919 ईस्वी में जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। ये ऐसा कानून था कि इसमें बिना वकील बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष की जेल की सजा दी जा सकती थी। और उसमें इसे कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, अर्थात अंधा कानून इसे कहा गया। इसमें क्या हुआ, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये ऐसा लेकिन ये था कि रॉलेट एक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, आगे भी उसको बढ़ा दिया गया। बात करते हैं इसी से संबंधित जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जो रॉलेट एक्ट था उसी का विरोध कर रहे थे भारतीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, जो कि उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर पंजाब में है, वहां पर बैठकर शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। 13 अप्रैल की बात है, बैसाखी का दिन था, मेला यहाँ लगा हुआ था और इस जलियांवाला बाग में क्या हुआ, एक तरफ से केवल रास्ता था, 3 तरफ से ये घिरा हुआ था। एक तरफ जनरल डायर अपनी सेना को लगाकर यहाँ पर गोलियों की बौछार करा दी और लगभग हजारों लोग इसमें मारे गए। अब क्या हुआ, इसके बाद 1919 जिससे क्या हुआ, जो भारतीय थे उनके अंदर असंतुष्टि हुई और उन्होंने अंग्रेजों का फिर से एक नए जोश के साथ, या यूँ कहा जाए कि नया एक विरोध तैयार हुआ कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं हो सकते। इसलिए क्या हुआ, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। 1919 में खिलाफत आंदोलन, जो 1919 में अंग्रेज थे, खिलाफत आंदोलन के 2 नेता थे, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली 2 इसके नेता थे खिलाफत आंदोलन के, जो कि क्या है, तुर्की के साथ जो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो उस प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की था उसके साथ अन्याय किया जा रहा था। उसके खलीफा जो थे उसकी शक्तियों को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा था। तो उसकी रक्षा के लिए भारत ने चूंकि जो तुर्की होता है वो मुसलमानों का मुस्लिम उसे अपना सेंटर मानते हैं, मुस्लिम धर्म को, इसलिए जो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अब गांधी जी परेशान हो चुके थे, रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनके वचन जो शासन नहीं मिला, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कुछ ऐसे ही प्रभाव देखने को मिले जिसके कारण गांधी जी सोचे कि अब छोटे मोटे काम करने से कोई फायदा नहीं, कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया और 1 अगस्त 1920 को इसे
असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। 1 अगस्त को ही तिलक की मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन कमजोर न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने 1 अगस्त को ही तिलक फंड की स्थापना की, जिसमें बाद में महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने तथा ढेर सारे लोगों ने उसमें फंड में पैसा दिया, जिसके कारण ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया उसमें, और इस आंदोलन में उसका उपयोग होता है। बात करते हैं आगे। लेकिन ये आंदोलन गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन, यानी जो भारत असहयोग, जब हम भारतीयों के द्वारा ही ये अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे हैं, अगर भारतीय लोग शासन करने, भारतीय लोग अंग्रेजों का शासन करने में उनकी मदद न करें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो शासन हमारे ऊपर कर सकें, क्योंकि अंग्रेज जो नाम मात्र के थे वो भारतीयों पर शासन केवल भारतीयों की मदद से ही कर सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन में क्या था कि सरकारी स्कूलों को छोड़ना, बच्चे जो विद्यार्थी हैं सरकारी स्कूलों में ना पढ़ें, या सरकारी नौकरी छोड़ दें, व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़ दें, जो सरकार का किसी भी एंगल से कोई सहयोग नहीं करना है। लेकिन ये आंदोलन काफ़ी समय गुजर चुका था, लगभग 1.5 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली थी। और उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना पर, जो कि चौरी चौरा नामक जो घटना हो गई, जिसमें क्या था कि एक किसान को गोली मार दी गई, जिससे ग्रामीणों ने पूरे थाने को घेर लिया और लगभग 22 पुलिसकर्मी इसमें थे थाने में, और उसमें आग लगा दी, जिसके कारण सभी पुलिसकर्मी थे वो सब जलकर मर गए। और इससे हैरान परेशान होकर असहयोग आंदोलन वापस करने के लिए गांधी जी ने 12 फरवरी बारदोली में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया और वहीं पर आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो इसके बाद तो फिर ये माना जाता है कि आंदोलन इतना अपने चरम उत्कर्ष पर था जिस समय गांधी जी ने वापस लिया। तो यहीं पर गांधी जी की बुराई भी की जाती है कि अगर गांधी जी आंदोलन न लेते वापस, तो कहीं ना कहीं देश उसी समय आज़ाद हो जाता। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि पूरे देश में अराजकता फैल जाए और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, इसलिए उससे बचने के लिए गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। अब बात करते हैं 1928 में जो साइमन कमीशन आया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया और ये कमीशन समय से पहले स्थापित किया गया था। ये भारतीय शासन की जो व्यवस्था थी उसको रिव्यू करने के लिए, उसको फिर से उसको समझने के लिए एक कमीशन की स्थापना की गई। और ये क्या था, समय से पहले चूंकि गठित किया गया और शासन में सुधार की बात नहीं थी इसमें, एक भी भारतीय इसमें नहीं था, जिसके कारण इसका भारत में विरोध किया गया। फरवरी 1928 में ये भारत में आया और तब इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब में लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और वहीं पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए गए और वहां पर सैंडर्स ने इन पर क्या किया, लाठीचार्ज कराया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए आज इतना ही है। आगे की वीडियो में, इससे आगे मैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जो मैटर है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।